नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन पोर्टल बजरंग स्टडीज में। और आज से हम जो आपकी 10th क्लास की साइंस है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसमें आपके जो 3 चैप्टर हैं वो फिजिक्स से संबंधित हैं, 9वां चैप्टर और 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर, ठीक है। और 3 चैप्टर बायोलॉजी के हैं और 3 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। और बाकी तो सब ये मान लीजिए कि साइंस जो है वो पूरी सोशल साइंस ही है आपकी, उसका कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है, आपने सोशल साइंस को इन्वायरमेंट वगैरह, प्रदूषण वगैरह सारी चीज़ें ढंग से आपने पढ़ ली, पृथ्वी के संबंध में कुछ जानकारी आपने प्राप्त कर ली, विवर्तनिक प्लेटों के संबंध में आपने जानकारी प्राप्त कर ली, तो ये सारी चीज़ें, पॉल्यूशन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली, वर्तमान जनसंख्या की क्या आने वाले भविष्य में क्या स्थितियां रहेंगी, वो सारी चीज़ें आपने यदि सोशल साइंस में कहीं पढ़ ली हैं कुछ चीज़ें, तो वो आपके ये मान लीजिए कि 8 से 10 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे आपके साइंस के चैप्टर, साइंस के चैप्टर कहते हैं। तो अपन शुरुआत कर रहे हैं आपके लेसन नंबर 10 की, जो अंक भाग 4 का है। और उसमें से क्वेश्चन हर बार आता है। पिछले 2 वर्ष से, यानी कि 2018-19 से जो आपका लेसन नंबर 10 है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है, उसमें पिछले 2 साल से जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल जरूर आ रहा है एक। और इससे पहले उसमें जो चीज़ें थी, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आया था, तो विद्युत मोटर इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हम सबसे पहले जो विद्युत मोटर है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसकी संरचना वगैरह को समझेंगे और ये समझेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपके पास लेसन नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। अंक बार 4 का है, इसमें से 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है। अंक बार 4 का ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। और क्लास हमारे पास है, कौन सी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं? लेसन नंबर आपका 10 है और क्लास भी कौन सी हमारी 10वीं में, इसकी शुरुआत कर रहे हैं अपन आज से, ठीक है। तो इसमें जो लेसन नंबर 10 है आपका, उसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। इसको आप समझेंगे ध्यान से। देखो, इसको थोड़ा सा मैं समझने का प्रयास करता हूं। विद्युत धारा क्या है? देख, आवेश प्रवाह की दर को, एक शब्द है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये एक क्वेश्चन है। देखो, मैं इसको बाद में समझाऊंगा, इसको समझते। प्रवाह का मतलब होता है बहाव। क्या मतलब होता है? बहाव, बहना। आवेश प्रवाह की दर, क्रम सहित दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब समझते हैं आवेश को। आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का चलना, इलेक्ट्रॉनों का चलना क्या है? आवेश है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहीं अगर विद्युत धारा है तो वहां क्या है? इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ऋण आवेश चल रहा है, ऋण आवेश गति कर रहा है, ठीक है। और अब आगे ये समझ आ गया आपको, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। एक दो चीजें और हैं। इसे अपनी 10वीं क्लास के अंदर कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला आई कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित नहीं करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल आई से। इसका जो मात्रक है, कि पूछता है कई बार, मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, ठीक। क्या मतलब होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। अब देखो, विद्युत धारा और आवेश में जो संबंध है वो क्या है, उसको समझेंगे जरा, है ना। क्या चीजें? देखो, Q इक्वल होता है आई टी, कैपिटल आई स्मॉल टी, ठीक। Q बराबर होता है आई टी। देखो, 10th क्लास के अंदर ये जो आवेश है इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन
आपके 10th क्लास में इसको क्यू को स्मॉल कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया गया है। आप स्मॉल क्यू का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे आप साइंस लोगे, फिजिक्स या सॉरी मैथ या बायोलॉजी, तो उसमें जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो इसको हमेशा 10वीं क्लास के बाद कैपिटल क्यू के स्थान पर स्मॉल क्यू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कैपिटल क्यू के स्थान पर स्मॉल क्यू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी आप 10th क्लास में हैं तो आपके लिए आवेश जो है तो किससे प्रयोग करेंगे? कैपिटल क्यू से। तो कैपिटल क्यू इक्वल टू होगा क्या? कैपिटल आई और स्मॉल टी। स्मॉल टी का मतलब टाइम, ठीक है, समय। तो क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। ठीक है, कितने में आ गया आपको? एक तो ये संबंध है, ठीक। अब देखो मैं यहां से एक जो आवेश प्रवाह की दर है विद्युत धारा कहते हैं, यदि ऐसे आ गया विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो सभी लड़के इसको लिखेंगे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कुछ नया करिए ना, कुछ नई परिभाषा उसको लीजिए, इससे लगेगी कॉपी में कुछ अलग लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो मैं एक परिभाषा निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको ये जरूर याद रखना है, इसको न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है। क्यू मतलब आवेश, आवेश का मतलब क्या है? कूलाम। कूलाम क्या है? कूलाम। आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम। आगे आगे तो और विस्तार से आएगा इस लेसन में, तब विस्तार बताएंगे इसका। तो क्यू बराबर क्या है? आई टी। तो हम विद्युत धारा की परिभाषा निकाल रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे? देखो इसको मैंने यहाँ रख लिया, इसको यहाँ रख लिया, ठीक है, पक्षांतर कर लिया इसका, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये समान हमें का बराबर में राशि करती है, तो ये क्या हुआ? खत्म हो गया दोनों, ठीक। हमें चाहिए आई का मान, तो आई बराबर क्या है? बराबर के जस्ट बाद वाली राशि पहले लेंगे, तो क्यू आ गया अपॉन स्मॉल टी। तो ये आ गई एक ये परिभाषा है किसकी? विद्युत धारा की। देखो जरा कैसे परिभाषा याद करेंगे। आपको ना तो आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा, आपको आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ याद क्या रखेंगे इसमें? Q इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई क्यू, आई टी यानी Q बराबर क्या है? आई टी। ये याद रखेंगे बस, ये आप निकाल लोगे। आई इक्वल टू क्या है? Q अपॉन टी। तो देखो मैं परिभाषा निकाल रहा हूं, इससे ऊपर वाला निकाल रहे हैं, ये आप किसी में आगे हो गया, ठीक है। तो हमारे पास मोस्टली जो था जो चीजें थी वो थी, इसको याद देता हूं मैं, Q बराबर था आई टी, और इसलिए आई बराबर क्या हो गया? Q अपॉन स्मॉल टी, ठीक है। स्मॉल टी का मतलब टाइम। बताऊंगा सारी चीजें क्या है, ठीक है। देखो तीन शब्द हैं, यदि एवं तथा। किसी भी परिभाषा को आपको रखना नहीं, ये तीन शब्दों को याद रखना है। देखो कैसे। नंबर एक बात, यदि, सबसे पहले ज्यादा स्थितियों में आप ये वाली स्थिति लेंगे, ठीक है। यदि Q बराबर 1 कूलाम माना है आपने, क्या किया? माना। और T बराबर क्या है? 1 सेकेंड। क्या है? 1 सेकेंड। तब यदि एवं और तथा, तथा क्या है? देखो जरा, तब क्या होगा? ये सारे मान यहां रख देते हैं। आई बराबर Q का मान 1, T का मान 1, एक एकम 1, तो आई बराबर क्या हुआ? 1 एम्पियर। परिभाषा आई कि नहीं? बताइए। कुछ आपने किया? आपने कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है, Q बराबर आई थी। न्यूमेरिकल आया था वो भी कर सकते हो आराम से, ये आप निकाल सकते हो। ये माना है हमने, यदि Q बराबर 1 कूलाम, T बराबर 1 सेकेंड। इसको पूरा देता हूं मैं, SECOND, सेकेंड, ठीक। ये 1 सेकेंड और आई बराबर, ये दोनों मान रख दिए। Q का मान 1 और T का मान क्या मान हमने? 1 सेकेंड। तो 1 और 1 हो गया, तो 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब देखो परिभाषा, परिभाषा में ये, यदि कोई भी परिभाषा 1 नंबर की आती है, किस नंबर की आती है? 1 नंबर की। तो आधा नंबर तो हो गया यहां तक। नंबर जो है ना, एक एक नंबर 1/4, 1/8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम मैथ में रह जाते हैं, चीजों से मैथ में आने से रह जाते हैं, नौकरी छूट जाती है। तो आधे नंबर तो हो गया इसका सारे का, यहां से और ये सब आधा नंबर होगा भाषा का। और अगर टीचर कोई आपको मिलता है जो चयन कर रहा है कॉपी को कि फिजिक्स का से संबंधित ज्यादा इसका, और थोड़ी टूटी फूटी भाषा भी आपने लिख दी, और ये सारी चीजें आपने की हैं, तो ये सारी चीजें सिर्फ कोई लड़का नहीं कर पाता जहां तक, ठीक है। 10वीं क्लास में इतना स्टैंडर्ड उनका होता नहीं। तो क्या करना है?
इसमें क्या करेंगे फिर परिभाषा में थोड़ा सा देखो, करना कुछ नहीं, यहीं से नकल करनी, बस नकल करना सीख लो, परिभाषा आपको याद है। परिभाषा में क्या करना है, जितनी मैं आपको परिभाषा सिखाऊंगा सभी में नकल करनी है, ठीक है। तो नकल करना सीख जाएंगे, क्या होगा, परिभाषा याद हो जाएगी। देखो जरा, क्यू इक्वल टू क्या है, 1 सेकेंड, टी बराबर क्या, क्यू बराबर क्या, 1 कूलम, 1 कूलम, और टी बराबर क्या, 1 सेकेंड। तो आई बराबर क्या है, आई बराबर क्या हुआ, 1 एम्पियर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आपने क्या किया, भाषा की याद कर रहा हूं, यदि किसी चालक का, भाई सीधी बात है, विद्युत धारा की यदि अपन बात कर रहे हैं, विद्युत धारा इस चैप्टर का नाम है, तो आप चालक तार का नाम जरूर लेंगे परिभाषा में। क्या करेंगे, चालक तार का नाम जरूर लेना होगा। चालक तार ये जिसमें से इलेक्ट्रॉन आवेश प्रभावित होगा, ठीक है, ये समझ आ रहा होगा आपको। तो क्या करना है, यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश, देखो मैं यहीं से याद करवा रहा हूं आपको, 1 कूलाम आवेश, ठीक है, 1 सेकंड तक प्रभावित किया जाए, तब उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा, ठीक है। यानी क्या होगी, वो जो आपकी विद्युत धारा है वो क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। यानी विद्युत धारा से संबंधित 1 एम्पियर की परिभाषा आपके सामने आई। ये बात समझ आई आपको, ठीक है। तो ये विद्युत धारा की ही परिभाषा है, ठीक है। कभी कभी इसे इस प्रकार पूछ लेता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करो, तो आप ऐसे 1 एम्पियर की परिभाषा दे सकते हो, और ये विद्युत धारा की परिभाषा भी, ठीक है। बात वही नहीं, दोनों में आवेश ले रहा है, निश्चित समय के लिए ले रहा है, सब सीधी बात ये है। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं जरा, देखो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिष्ट धारा जनित्र, डीसी, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा जनित्र, आपकी बुक में इस प्रकार से लिख रहा होगा ये। अब पेपर में आ जाता है डीसी मोटर, लड़के कहते हैं आउट ऑफ कोर्स हो गया, तो आउट ऑफ कोर्स है, ऐसा नहीं है। इसी का मतलब क्या है, डीसी मोटर, डीसी मोटर, इसी का मतलब क्या है, डीसी मोटर। कहने का मतलब क्या, डीसी मोटर दिष्ट धारा पर कार्य करती है। और दिष्ट धारा, डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब जो इन्वर्टर वगैरह होते हैं ना, इन्वर्टर होते हैं, ठीक है, 4 लाइट होती हैं, तो उनमें क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, डीसी। ये झटके नहीं मारता है, जो भी इनके संपर्क में आ गया ना वो ऊपर ही जाना होता है, ठीक है। कई बार लोग बच भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो ऊपर ही जाना होता है, ये निश्चित है, क्योंकि झटके नहीं देती है। इसमें जो विद्युत धारा है वो एक समान चाल से चलती है, इस प्रकार एक समान रेखा में। और आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट है एसी, अंतर बता दूंगा मैं इसके, 3-4 अंतर इसमें है। तो अल्टरनेटिंग करंट है वो इस प्रकार से चलती है, एक बार अधिकतम यहाँ होगी, उसके बाद न्यूनतम होगी, उसके बाद न्यूनतम होगी दूसरी दिशा में, फिर अधिकतम होगी यहाँ, फिर अधिकतम होगी, फिर न्यूनतम होगी, इस प्रकार। यानी एक बार अधिकतम यहाँ हुई, उसके बाद नीचे होती जाती है, यहाँ जाती है, यहाँ होगी न्यूनतम, उसके बाद यहाँ न्यूनतम से सीधी यहाँ अधिकतम हो जाएगी दूसरी दिशा में। ये जो समय है, ये जो ऊपर नीचे होते जा रहा है, ये पल्सों से भी कम टाइम लगता है इसमें, ठीक है, पल्सों से भी कम टाइम लगता है इसको होने में। इसलिए हम पता नहीं चलता है बल्ब ऐसे कर रहा है या वो चल रहा है, एक समान चाल से बल्ब चलता रहता है। कई लोगों की शिकायत होती है, साहब एकदम यहाँ हुई अधिकतम हो गई, फिर ये न्यूनतम हो रही है, फिर यहाँ अधिकतम हो रही है दूसरी दिशा में। ये प्लस वाली दिशा है और ये माइनस वाली दिशा है, ठीक है, ये प्लस वाली दिशा है, माइनस वाली दिशा। भाई अधिकतम प्लस वाली दिशा हो रही है, न्यूनतम कहाँ हो रही है, माइनस वाली दिशा, लेकिन अधिकतम तो है, ये तो बात सही है। भाई अधिकतम यहाँ, अधिकतम यहाँ, अंतर क्या है, धनात्मक दिशा में और ऋणात्मक दिशा में। यानी ऊपर की ओर धना अधिकतम, नीचे को और अधिकतम, दोनों से अधिकतम तो है, तो इसलिए आपका जो बल्ब है ना एक समान रूप से जुड़ता है। अगर ऐसा होता ना कि एकदम अधिकतम हो गई, फिर 0 हो गई यहाँ पे, ठीक है, फिर बढ़ रही है तो आपका जो बल्ब था ना वो बस ऐसे ही करता रहता है, समझे।
तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसको विस्तार से आगे इसी में है ये प्रत्यावर्ती सिद्धार्थ के बाद मैं इसे करा दूंगा, 4-5 अंतर है वो भी कई बार आ जाते हैं, बोर्ड में एक बार शायद पूछे भी हैं। तो डीसी मोटर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डीसी मोटर। अच्छा, इससे थोड़ा सा अपन परिपथ चित्र की यदि बात कर लें तो उसको देख लेते हैं जरा। चलो दूसरे प्रकार से बना लेते हैं ना। अपन डीसी मोटर का चित्र बना रहे हैं, संरचना ध्यान समझना, बहुत सरल है ना। देखो यहां ले लेता हूं इसको, ये लो, ले लिया। इस प्रकार से, ठीक। यहां एक इसने आर्मेचर बना दिया, क्या किया? ठीक, इनके ऊपर ही कार्बन के ब्रुश बना देता हूं मैं। कार्बन के ब्रुश क्या है? कार्बन के ब्रुश, सारी चीजें बताऊंगा। ये ब्रुश नहीं है, उनको इस प्रकार से बना लेते हैं अपन, है। अच्छा, एक साथ लगा देते हैं इसमें, और कार्बन का जो सिरे हैं दोनों ब्रुशों का, इनका संबंध कर दिया जाता है बाह्य परिपथ में लोड से। यहाँ क्या है? लोड, ठीक है, लोड है ये वाला। अब देखो क्या है, ये क्या है? चुंबक है NS, और ये क्या है? शाफ्ट है, ये इस प्रकार से घूम रहा है। ये क्या है? शाफ्ट। ये क्या है? चुंबकीय ध्रुव। क्या है ये? चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव है ना। और ये क्या है? यानी नाम देता हूं इसका A, B, C और D। और ये क्या है? आर्मेचर। क्या है ये? आर्मेचर, आर्मेचर है ना। और किसमें क्या है? ये कार्बन के ब्रुश हैं, कार्बन के ब्रुश। ये हैं दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर जिसको कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं कम्यूटेटर को? दिक् परिवर्तक। क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तक, ठीक। क्या की संरचना थी? ये इसका परिपथ चित्र है। क्या है ये? परिपथ चित्र है। देखो करना क्या है, पहले मैं समझा रहा हूं इसमें होता क्या है। दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं N और S, संरचना बता रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं? संरचना बता रहे हैं। दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं N और S। आप चाहो तो S को यहां लिख सकते हो, चाहो तो आप N को यहां लिख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। पहली बात ये, घटना नहीं कुछ भी, ठीक है। तो दो NS चुंबकीय ध्रुव होते हैं, ठीक है। इन दो NS चुंबकीय ध्रुवों के बीच में एक शब्द है नर्म लोहा। क्या शब्द है? नर्म लोहा। ये शुद्ध लोहा होता है, अच्छा लोहा है, और इसे तोड़ मरोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में एक नर्म लोहे का आयताकार एक फ्रेम बनाते हैं, जिसे आयताकार फ्रेम बनाते हैं। इस फ्रेम के ऊपर देखो, वास्तविक जो संरचना है ना, वो ये नहीं है जो सामने है, जो आपकी बुक में है वो नहीं है। वास्तविक संरचना इस प्रकार है। देखो, जो मैं बोलूंगा, जो कहीं लिखा होगा, वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार। दोबारा समझो, गले में खराब है। दो NS चुंबकीय ध्रुवों के बीच में
एक नर्म लोहे का आयताकार फ्रेम होता है। इस फ्रेम के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट दिया जाता है। भाई नर्म, देखो ये समझ नहीं आया होगा आपके, ठीक है? तो देखो जरा क्या समझेंगे। ये आपके पास कोई छड़ थी, देखो ये आपके पास कोई छड़ थी, ठीक? आपने क्या किया, नर्म लोहे की है, ये इस प्रकार से बना लिया आपने इसको, बन गई इस प्रकार बन गई। बनाने के बाद क्या किया, विद्युत रोधी तांबे के तार लिए, यानी जिनके ऊपर इंसुलेशन हो रखा है। जैसे कि मेरे पास यहाँ है नहीं, वरना मैं दिखा देता है आपको। इंसुलेशन होता है जैसे केबल होती है आपकी पंखे वाली, ठीक है, वो उसके ऊपर रेड कलर या ब्लू कलर है ना, या ग्रे कलर का जो भी है इंसुलेशन होता है। तो इस नरम लोहे के ऊपर क्या, विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट दिया जाता है ऐसे, इस प्रकार। तो इस नरम लोहे के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर एक आयताकार फ्रेम नरम लोहे का बनाया जाता है। आप कैसे भी लिख सकते हो, मेरी भाषा को बिल्कुल ना रटें, ठीक है? तो नरम लोहे के आयताकार फ्रेम के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट कर जो आकृति बनती है, या जो आकृति बनाई जाती है, या आयताकार आकृति बनाई जाती है, उसे क्या कहेंगे, आर्मेचर कहेंगे। नरम लोहे की छड़ी इस प्रकार से आयताकार बना दिया इसको, उसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटने के बाद आर्मेचर चलाएगा वो। यदि आर्मेचर आपने विद्युत रोधी तांबे के तार नहीं लपेटे हैं तो वो बिल्कुल भी आर्मेचर नहीं है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वो घूमता है। कैसे घूमेगा वो बताएंगे जरा, ठीक है? तो विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर आयताकार फ्रेम बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, आर्मेचर। ये स्थिति आप समझ में आई होगी, ये स्थिति क्या आपकी समझ में आई होगी। आर्मेचर के दो बाह्य सिरों का संबंध दो दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर, दो दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं, तो हिंदी में है दिक् परिवर्तक। आर्मेचर के दो बाह्य सिरों का संबंध दो दिक् परिवर्तक, इनका नाम दे सकते हैं आप, S1 S2 दे दो, आपकी मर्जी, जो भी आप देना चाहो, इससे बंधे नहीं, C1 C2 दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है? तो C1 C2 दे सकते हो, ठीक है? C1 C2 दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ले लो, कोई नाम दे दो, नाम ही देना है, XY दे सकते हो, ठीक है? दो दिक् परिवर्तक XY या C1 C2 से करते हैं। इन दिक् परिवर्तकों के ऊपर दो कार्बन के ब्रुश, कार्बन मतलब B1 और B2 मान लेते हैं इसको, दो कार्बन के ब्रुश B1 और B2 लगे हुए होते हैं, जो इस दिक् परिवर्तक के साथ साथ घूमते हैं, और इन कार्बन के ब्रुशों का संबंध बाह्य परपथ में लोड से कर दिया जाता है। ये थी इसकी क्या, संरचना। क्या थी, संरचना। समझ में आई क्या, यहां तक समझ में आ गया आपको? भाई दो आपने चुंबकीय की जरूरत लिए, एक नरम लोहे की आयताकार छड़ ली, नरम लोहे की छड़ी से आयताकार फ्रेम बनाया, उस आयताकार फ्रेम के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटे। इन इस प्रकार बनी आकृति को क्या कहा, विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटने के बाद इस आयताकार फ्रेम को क्या कहा जाता है, आर्मेचर। जब तार लपेट जाए, ध्यान रखना, तार के लपेटे लग जाए तब आर्मेचर चलाएगा। आर्मेचर के दो बाह्य सिरों का संबंध दो दिक् परिवर्तक C1 C2 या XY से करते हैं, ठीक है? XY के बिल्कुल ऊपर की ओर क्या करते हैं अपन, XY के ऊपर बिल्कुल, तो XY के ऊपर क्या करते हैं, दो कार्बन के ब्रुश B1 और B2 लगा देते हैं। दो कार्बन के ब्रुश क्या करते हैं, B1 और B2 लगा देते हैं, जो इन दिक् परिवर्तकों के साथ साथ घूमते हैं, और B1 B2 का संबंध बाह्य परपथ में लोड से कर दिया जाता है। अरे लोड का मतलब ये है कि आपकी जो मोटर है ना, वो किस प्रकार से पंपिंग करेगी, किस प्रकार से पानी को ऊपर फेंकेगी, तो वो चीज लोड है। समझ गए बात को, वो चीज लोड है, तो उससे कर दिया जाता है। और यहाँ से इसको स्टार्ट भी किया जाता है, क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। यानी कि आपका जो ये मान लीजिए बोर्ड है, ये स्टार्ट करने का 3 फेज कनेक्शन है, ये कितना कनेक्शन है, 3 फेज कनेक्शन है ये, ठीक? तो ये लोड है इसका, यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, लाइट आते ही बटन दबा दी जाएंगे ये, ठीक है? और हरे बटन दबते ही चल जाएगी, और ये लोड है इसका, ठीक है? चालू हो जाएगा मोटर। ये बात समझ आई, ये लोड है, कहीं लोड के चक्कर में पड़ते रहो तुम। और ये समझ आया, ये चीज की बनावट।
अब इसकी कार्य विधि को अपन एक तो समझेंगे बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल भाषा में, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में। जैसे देखो अपन क्या करते हैं कि इसमें बाह्य प्रबल लोड से जो संबंध किया हम इसमें प्लग लगा देते हैं। यानी कि हमारे पास जो मोटर होती है ना उसमें दो वो होते हैं स्विच, इस प्रकार से, ये हरा और ये लाल। क्या होता है? लाल, हरा और लाल होता है। ठीक, तो ये जब हम मोटर चलाएंगे लाइट आ जाती है तो इसको दबा देते हैं, चल जाती है, और जब बंद करनी है इसको दबा देते हैं, बंद हो जाती है लाल बटन से। ठीक, अब क्या होता है आपकी जो इसमें जैसे ही आप लाइट प्रवाहित करेंगे तो लाइट प्रवाहित करते ही ये जो आर्मेचर है ये क्या होगा? रोटेटिंग करने लग जाएगा। रोटेटिंग मतलब घूमना, रनिंग करने लग जाएगा। कि दूसरा रनिंग के लिए एक अलग शब्द है फिजिक्स के अंदर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर उत्पन्न होगा। कौन सा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा? ये घूमने लग जाएगा। अब ये देखो कि घुमा कैसे? आपने जैसी धारा प्रवाहित की इसके साइड में क्या रखे हुए? शक्तिशाली चुंबक। ठीक है, तो इसमें इस धारा के कारण क्या होगा? शक्तिशाली चुंबकों के कारण एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा? शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों के, चुंबकीय ध्रुवों के कारण इसमें क्या होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा शक्तिशाली, जो इस आर्मेचर को घुमाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? जो इस आर्मेचर को घुमाने का प्रयास करेगा। आप समझ लीजिए, सरल भाषा में लिख के आइए, बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप धारा प्रवाहित करेंगे इसमें, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? धारा प्रवाह के कारण यहाँ प्रबल शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है अधिकतम शक्ति का, जो इस आर्मेचर को घुमाने का प्रयास करता है। अब आर्मेचर में पूरा शाफ्ट लगा हुआ है, यानी ये आपका आर्मेचर। देखो मैं आपको समझाता हूँ जरा, मेरे पास कुछ ऐसा है भी नहीं, तो ये आपका आर्मेचर है। ठीक है, और ये इसके ऊपर शाफ्ट लगे हुए, ये वाली देखो इस प्रकार से, ये आर्मेचर है और ये क्या है? शाफ्ट है इसकी, ये शाफ्ट है। तो ये आर्मेचर इस शाफ्ट के इर्द गिर्द घूमता है, ऐसे 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 घूमता है। समझ गए? ये शाफ्ट स्थिर रहती है और ये घूमता है। समझ गए बात को? ठीक, तो ये आर्मेचर घूमता है शाफ्ट को। अब क्या होता है? पहले माना ये इसने घूमना शुरू किया तो पहले घूम रहा था ए बी सी डी ए की ओर। परिपथ पूर्ण करना है आपको, बंद परिपथ है 1 2 3 4 5। पहले आर्मेचर ने घूमना शुरू किया, C1 में धारा, मतलब यहाँ आपका लोड जुड़ा हुआ था, यहाँ से प्लस आ रहा है इसकी ओर, यहाँ से शुरुआत की घूमने, यहाँ से शुरू भाई ऐसे ही है। देखो ये इस प्रकार से। अब मान लो ये आपका ए सिरा है, ये बी सिरा, ये सी सिरा, ये बी सिरा है। ए सिरा, ये कौन सा सिरा? डी, ये कौन सा है? सी, और ये कौन सा है? डी। अब क्या हुआ? ये आर्मेचर जैसे घूमना शुरू करेगा तो आपने माना कि आर्मेचर ए से डी की, आर्मेचर घूम रहा है ए से डी की ओर। तो ए से डी की ओर कैसे घूमेगा? ए सी ए डी सी डी ए की ओर। ठीक है, ऐसे था आर्मेचर। तो शुरुआती स्थिति में आर्मेचर इन चुंबकीय ध्रुवों के समांतर क्रम में होता है। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो शक्तिशाली चुंबकों के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से यह घूमना शुरू कर देता है। और माना इसका घूर्णन की जो दिशा है शुरुआत में ए डी सी बी ए की ओर है। ठीक है, तो देखो यहाँ था पहले एसिड है, ये हाल फिलहाल में, मैं ये समझ लीजिए आप। अब मेरा हाथ समझ लीजिए, ये ऐसे ऐसे आपका आर्मेचर हाल फिलहाल में यही है, इस हाथ को आर्मेचर मान लीजिए आप। ठीक है, जैसे घूमना शुरू करेगा ऐसा आएगा। तो प्रथम आधे चक्र में क्या हुआ? देखो लंबवत हुआ, किसके लंबवत? चुंबकीय ध्रुवों के। क्या हुआ? लंबवत। आर्मेचर चुंबकीय ध्रुवों के लंबवत हुआ। देखो ये वाला जो सिरा था ए यहाँ गया, डी यहाँ गया, सी अंदर चला गया और बी भी अंदर चला गया। होने समझिए एक बार, प्रथम आधे चक्र में क्या होगा? ये समांतर जैसी धारा प्रवाहित करोगे इसमें, मोटर में चलना शुरू करेगी तो ऐसे आएगा। मान लो हमने माना ये ऐसे आ रही है भाई धारा, ऐसे प्रवाहित होगा। ए धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, यानी शुरुआत में आर्मेचर जो घूमेगा ए बी सी डी और ए की ओर घूमेगा। ठीक है, पहले समांतर। अब घूमना शुरू करेगा अपन इस चक्र की गणना करेंगे पहले इससे। ठीक है, तो ये वाला सिरा यहाँ गया ऊपर, ये
बात समझ आ रहा है आपको? ये वाला उल्टा आ गया, ये क्या डी, ठीक है। अब ये जो सी था, ये सी अंदर चला गया और बी भी अंदर चला गया, यानी कि ऐसे हो गया, देखो ये आर्मेचर है आपका, ठीक। ऐसे अगर आप इसको समझ गए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट इन एवरी टाइम, तो ऐसे करोगे आप इसको, ऐसे हो गया, देखो ये आपका ए सिरा, ये आपका बी सिरा ऊपर आ गया, सी सिरा नीचे और ये बी सिरा भी नीचे, क्लियर बात। तो प्रथम आधे चक्र में आर्मेचर इस इन चुंबकीय ध्रुवों पे क्या होगा, लंबवत, ठीक है, और धारा लंबवत होगा, और आर्मेचर का ए और डी सिरा, यानी कि ए और डी सिरा बाहर की ओर लंबवत, और बी और सी सिरा अंदर की ओर लंबवत, यानी कि अंदर की ओर होंगे, ये बाहर की ओर लंबवत होगा, ये अंदर की ओर लंबवत होगा, खड़ा हो जाएगा बिल्कुल, है ये समांतर है, ये खड़ा हो गया है। अब क्या होगा, प्रथम आधे चक्र हो गया, ये प्रथम दूसरे आधे चक्र में क्या होगा, इनकी दिशा पलट जाती है। भाई सीधी बात तो देखो जरा, मैंने आपसे बोला कि आप यही ध्यान लगा दीजिए, इन दोनों में कुछ भी नहीं है समझने के लिए, ये बता रहा हूं आपको। प्रथम आधे चक्र आप समझ में आया कि नहीं, ये बता दीजिए, बस कमेंट कर देना अगर समझ में नहीं आया तो। समझ में आ गया, समझ लीजिए, आपने निश्चित रूप से 4 नंबर अपने पक्के कर लिए हैं इस लेसन में। तो इनको ही जाकर पूछा, बिजली मोटर आती है, धारा जनित रहा, प्रत्यय धारा जनित रहता है, ये एक न्यूमेरिकल है, श्रेणी समांतर वाला वो आता है, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है, वो पिछले 2 साल से दे नहीं रहा है उसको, तो इसमें थोड़ी जान बचती है आपकी, तो ये चीज समझना जरूरी है। तो प्रथम आधे चक्र में ए डी बाहर की ओर लंबवत, बी सी अंदर की ओर लंबवत होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रथम चक्र ये होगा, दूसरा आधा चक्र, दूसरे आधे चक्र में क्या हुआ भैया, देखो जरा, दूसरे आधे भाई यहाँ ए था हमारा, क्लियर है, यहाँ क्या था ए, यहाँ क्या था डी, अब ये कहाँ गया यहाँ, तो देखो डी कहाँ गया यहाँ गया डी, ए कहाँ गया ये, बी कहाँ गया ये, और सी कहाँ गया ये, यानी कि दूसरे आधे चक्र में धारा की जो दिशा है वो बदल जाती है। क्या होता है, धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है, धारा की दिशा बदल जाएगी, निश्चित रूप से बदलेगी, तो उल्टा हो गया। अब फिर ये घूमना शुरू करेगा, ठीक है, समझ गए। तो दूसरे आधे चक्र में क्या हो गया, चुंबकीय ध्रुवों का क्या हो गया, समांतर हुआ ना। मैं पहले आपको यही समझा रहा हूं, ये वाला, अरे ये तो कुछ नहीं इसमें, तो ये समझ लीजिए बस। तो प्रथम आधे चक्र में क्या हुआ, बाहर की ओर लंबवत, ए और डी बाहर की ओर लंबवत, बी सी अंदर की ओर लंबवत, और दूसरा आधे जो चक्र था इसका, इसमें धारा जैसा पलट जाती है इसमें, ठीक है। तो कैसे कि ए के स्थान पर बी आ जाता है, सी के स्थान पर डी आ जाता है, ठीक है, डी के स्थान पर सी आ जाता है, ए के स्थान पर बी आ जाता है, ठीक है, उलट गई जैसा बिल्कुल, यानी ऐसे था पहले, ऐसे हुआ, अब ऐसे आ गया, ठीक, ऐसे आके धारा दिशा उलट गई, अब फिर शुरू होगा ऐसे वही लंबवत, दूसरी स्थिति और लिख दो, दूसरी स्थिति में लंबवत, दूसरी स्थिति क्या होगा, बी और सी सिरा बाहर की ओर लंबवत, ए और डी सिरा अंदर की ओर लंबवत, ये ले खत्म से, कुछ नहीं देखना बात। बाकी दुनिया भर के तुक्के मारते रहो, उसका कोई मतलब नहीं है। टीचर यही देखता है कि उसमें फैक्ट समझाए नहीं, आपको फैक्ट समझना है, ये ध्यान रखना, ठीक, ये चले। अब जैसे ये घूम रहा है ऐसे ये घूमेगा, सीधी बात है, इस प्रकार से भाई ये देखो ऐसे घूमेगा, यूं आएगा, ये जब तक कहां चले जाएगा, नीचे को आ जाएगा, यानी कि प्रथम आधे चक्र में C1 बाहर की ओर लंबवत, जब धारा ए से डी की ओर प्रवाहित हो रही थी, क्लियर, ए से डी की ओर प्रवाहित हो, तो प्रथम आधे चक्र में C सिरा बाहर की ओर लंबवत, और C1 सिरा बाहर की ओर लंबवत, और C2 सिरा अंदर की ओर लंबवत। अब ब्रुश को अपने आप ही गति करने इसके साथ, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो दूसरे आधे चक्र में क्या हो गया भाई, दिशा पलट जाएगी भाई, ऐसे है ये, देखो ऐसे है ये, ठीक है, ऐसे चलेगा, तो ये हो गया C1 और नीचे हो गया C2, अब ऐसे आ गया, अब ये हो गया C1 और ये हो गया C2, दिशा पलट गई, यानी यहाँ क्या हो गया C2 और यहाँ क्या हो गया C1। ये बात समझ आई क्या, अरे समझ में आ गई तो कमेंट कर देना, समझ गए बात को, और नहीं आई तो तुक्के मत मारना, तुक्कों तो कुछ नहीं होता भाई। इसके बाद देखो समझ आया ये बात, यानी कि आर्मेचर के साथ साथ आपका जो दिक् परिवर्तक है वो भी धारा की दिशा, ये तो बदलेगा धारा की दिशा को, समझ लो, ये घूमेगा, इसके साथ साथ ब्रुश भी घूमते हैं इसके साथ साथ, समझ गए आपको, क्लियर। तो इस प्रकार से क्या है, जब इसमें धारा ए डी सी और बी की ओर प्रवाहित होगी, तो इसमें C1 जो सिरा था ये बाहर की ओर लंबवत, ये C1 सिरा है,
और C2 सिरा अंदर को लंबवत। दूसरे आधे चक्र में C1 के स्थान पर C2 और C2 के स्थान पर C1 आ जाता है। ये बात क्लियर। और कार्बन के दोनों दिक् परिवर्तनों के साथ साथ चिपक कर घूमते रहते हैं साथ में, समझिए। और इसके ऐसी व्यवस्था रहती है कि घूम सके, इसमें खांस प्रकार से होती है, जैसे खांसी रहती है, इस प्रकार से घूमते रहते हैं, इस प्रकार अंदर इसमें, समझिए बात को। तो इनमें दिक्कत कोई नहीं आती है, कहने का मतलब ये। तो ये क्या था आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दृष्ट धारा जनित्र था। दूसरा नाम डीसी मोटर के नाम से भी आ जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है। थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें ज्यादा है। पहले आप इसको समझेंगे कि डीसी क्या है। डीसी को डायरेक्ट करंट कहते हैं। इन्वर्टर वगैरह, सौर लाइट वगैरह, इनमें डीसी होती है और इसमें ये धारा एक समान चाल से चलती है। इसमें अधिकतम और न्यूनतम वाली स्थिति नहीं होती है। ये धारा जो है ये झटके नहीं मारती है, इसलिए जो भी इसके संपर्क में आ जाता है उसको छोड़ती नहीं है। ज्यादा स्थितियों में उसकी मौत होने की संभावना ज्यादा रहती है, समझिए बात को। तो ये क्या था हमारे पास, डीसी मोटर थी। यहाँ की समझाई होगी अच्छी प्रकार से। डीसी मोटर के बाद अगला जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। ये ऊपर नीचे हो जाती है, ये ऊपर रहता है, ये नीचे रहता है, ठीक है। और भी थोड़ा बहुत अंतर है। और कार्बन के ग्रुप थोड़े अलग रहते हैं, इसमें चिपके हुए नहीं रहते हैं। तो ये क्या थी आपकी डीसी मोटर। यदि ये बात आपकी समझ आ गई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और मेरा कहने का मतलब ये समझ आ गया है तो हमें थैंक यू बोल दीजिए। ओके, बाय।